एक्सपोर्ट इंपोर्ट वन टाइम एंड रेगुलर डॉक्यूमेंटेशन। वन टाइम मीन्स जो डॉक्यूमेंट की हमें सिर्फ एक बार बनाने की जरूरत पड़ेगी, और रेगुलर डॉक्यूमेंट यानी आप जितनी बार एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करोगे उसे उतनी बार हमें बनाना पड़ेगा या उनकी जरूरत पड़ेगी। ओके, सो वन टाइम डॉक्यूमेंटेशन में क्या आएगा, तो कि सबसे पहले आएगा आपका कंपनी सेटअप। ओके, आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन एक बार ही कराना है, फिर चाहे वो प्रोपराइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, कोई सी भी हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी फर्म का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अभी कंपनी सेटअप के लिए आपको करंट अकाउंट ओपन करना होगा। फिर अगर आप कोई प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो MEIS का, या फिर सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हो तो SEIS का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ओके, और आपकी म्यूनिसिपल ऑफिस में आपको गुमस्ता का लाइसेंस भी लेना होगा, और ये सारी चीजें आपको एक बार ही करनी है। ठीक है, एज अ स्टार्टअप एक्सपोर्टर आपके लिए कौन सी फर्म का रजिस्ट्रेशन बेटर होगा और उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी वो हम आगे कंपनी रजिस्ट्रेशन में डिटेल में जानेंगे। देन आता है आपका GST रजिस्ट्रेशन। ओके, तो देखिए GST रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होना जरूरी है, GST नंबर लेना कंपलसरी है, और ये भी आपको एक बार ही लेना है। ओके, फिर आता है IEC कोड। ओके, तो अब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करने जा रहे हो तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस भी लेना जरूरी है। इसमें भी आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना है। ऑनलाइन IEC कोड निकालते टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी वो जब हम ऑनलाइन IEC कोड निकालेंगे तब जानेंगे। ओके, फिर है EPC रजिस्ट्रेशन फॉर RCMC। अभी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा के आपको आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से RCMC का सर्टिफिकेट मिलेगा। हालांकि ये लाइफ टाइम नहीं होता है, इसको 5-6 साल में रिन्यू करना होता है, वो आपकी काउंसिल पे डिपेंड करता है। लेकिन 5-6 साल काफी लॉन्ग पीरियड है, इसलिए हमने इसको वन टाइम में ही काउंट किया है। फिर नेक्स्ट है पोर्ट रजिस्ट्रेशन। तो आप जो कोई गुड्स को पोर्ट से एक्सपोर्ट करोगे, ओके, यानी आप जब भी कोई गुड्स को पोर्ट से एक्सपोर्ट करोगे तब आपको उस पोर्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, और ये वन टाइम ही होता है। लेकिन मान लो कि अभी आपने मुंबई के JNPT पोर्ट से गुड्स को एक्सपोर्ट किया है, तो आपको JNPT पोर्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पर नेक्स्ट एक्सपोर्ट आप कंडला पोर्ट से करते हैं, फिर उसके बाद का एक्सपोर्ट आप कलकत्ता के KOPT पोर्ट से करते हो, तो इन सब पोर्ट का रजिस्ट्रेशन आपको अलग से करवाना होगा। इन शॉर्ट आपका पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट चेंज होगा तो उस पोर्ट का रजिस्ट्रेशन आपको करवाना कंपलसरी है, लेकिन वो एक बार ही कराना है। ओके, देन आता है आपका ICD रजिस्ट्रेशन। अभी ICD का फुल फॉर्म है इनलैंड कंटेनर डिपोट। ये भी एक तरीके से पोर्ट ही है, बस यहाँ पे दरिया नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या कोई वैसल नहीं आता है, यहाँ पे पानी नहीं है, लेकिन जितनी प्रोसीजर हमारी पोर्ट पे होती है, यहाँ जितनी भी प्रोसीजर ये सारे पोर्ट पे होगी वो सारी प्रोसीजर यहाँ पे होती है। ठीक है, बस यहाँ पे आपका वैसल या ऐसा पानी नहीं आएगा। ठीक है, ये वन टाइप ऑफ ड्राई पोर्ट है जो आपके सिटी के नजदीक होता है, तो जिससे क्या है आपके गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। क्योंकि अगर आप यहाँ अहमदाबाद, राजकोट या बड़ौदा से कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो और उस गुड्स को आप यहाँ से बाय रोड मान लो मुंबई JNPT पोर्ट ले जा रहे हो यहाँ पे, ठीक, ये वाले पोर्ट पे, तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन वही गुड्स को आप अगर यहाँ पे अहमदाबाद ICD या बड़ौदा ICD से एक्सपोर्ट करोगे तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट काफी बच जाएगी। ठीक है, इसमें भी पोर्ट रजिस्ट्रेशन की तरह आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही करवाना है, लेकिन हर ICD का रजिस्ट्रेशन अलग से होगा जो वन टाइम ही होता है। ठीक, सो आगे देखते हैं रेगुलर डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें सबसे पहले आएगा प्रोफोर्मा इनवॉइस। तो देखिए आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो या डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हो, जहां पर भी आपकी कोई नई डील होती है तो आपका जो परचेजर है यानी आपका जो बायर है वो जानना चाहता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उसका रेट क्या है, ठीक है, तो इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है। तो इसलिए परचेजर को प्रोफोर्मा इनवॉइस इश्यू करते हैं। देखिए ये कोई टैक्स इनवॉइस नहीं है और इसे इश्यू करने से आपकी कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं होती। आपको हर नई डील करते वक्त इसको बनाना है। इसे कैसे बनाते हैं वो हम आगे सीखेंगे। देन नेक्स्ट है आपका कस्टम पैकिंग लिस्ट। तो कस्टम पैकिंग लिस्ट जो होता है वो आपके कंटेनर के बाहर लगाई जाती है, यहाँ पे भी लगाओ या जहां पे भी लगाओ, कंटेनर के बाहर लगाई जाती है। इसमें सारी चीजें मेंशन रहती है कि आपके कंटेनर के अंदर किस टाइप का गुड्स है, और इसके अंदर आपके गुड्स का डेस्टिनेशन भी मेंशन होता है।
तो इससे क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट वालों को काफी इजी हो जाता है लोडिंग और अनलोडिंग करने में, और जिससे आपका कंटेनर भी गलत जगह पे ना चला जाए। ओके, देन आता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। तो देखिए, अगर आप किसी गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको गुड्स का सीसीओ लेना जरूरी है। ठीक? और अगर आप कोई गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हो तो भी आपको आपके गुड्स का सीसीओ चाहिए, जो आपका सप्लायर आपको प्रोवाइड करेगा। इससे पता चलता है कि आपका जो गुड्स आप जो गुड्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हो वो कौन सी कंट्री का है। मान लो अगर आप यहाँ इंडिया से बने माल का एक्सपोर्ट कर रहे हो, फिर चाहे वो कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो या कोई मशीनरी, तो आपको इंडिया का सीसीओ सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में बना हुआ है। अगर आप चाइना से कुछ इंपोर्ट करते हो तो आपको चाइना का सीसीओ चाहिए। इन शॉर्ट, ये सर्टिफिकेट आपके प्रोडक्ट की कंट्री ऑफ ओरिजिन बताता है। ओके, देन है कॉमर्शियल इनवॉइस। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कस्टम ऑफिसर सबसे पहले आपका यही डॉक्यूमेंट मांगेंगे और आपके परचेस ऑर्डर के साथ इसको मैच करेंगे, क्योंकि इसमें आपके एक्सपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी शामिल होती है। इसमें आपकी सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी, पैकिंग कॉस्ट, आपकी पेमेंट टर्म्स, इंको टर्म्स, इंश्योरेंस एक्सेट्रा काफी सारी जानकारी होती है। तो कस्टम ऑफिसर इसको चेक करने के बाद ही डिसाइड करेगा कि आपका माल आगे एक्सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। देन है शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट। अभी शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट दोनों एक ही है। इसे हम आइस गेट की वेबसाइट से निकाल सकते हैं। ये वन टाइप ऑफ आपके शिपमेंट की परमिशन है कि आप ये गुड्स जो है वो शिप कर सकते हैं, जो आपका शिपिंग लाइन का कस्टम ऑफिसर होगा ये आपको देगा। ठीक है, उसके बाद आता है बिल ऑफ लेडिंग और एयरवे बिल, जिसे बीएल कहते हैं। अगर आप बाई शिप कोई गुड्स एक्सपोर्ट करते हो कि बाई शिप, तो आपको बीएल मिलेगा, और अगर आप बाई एयर कर रहे हो तो आपको एयरवे बिल मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जिसके पास होगा वही गुड्स का ऑनर माना जाएगा। इसमें सारी चीजें मेंशन होती है कि आप कौन सा सामान शिप कर रहे हैं, माल कहाँ जा रहा है, आपका शिपमेंट कहाँ से शुरू हुआ। तो ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके लिए। इसके बारे में आगे हम काफी डिटेल में सीखने वाले हैं। देन आता है आपका बिल ऑफ साइट। तो ये वन टाइप ऑफ डिक्लेरेशन फॉर्म है। अगर आप कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ये आपको कस्टम डिपार्टमेंट को देना होता है। और ये कब देना होगा कि अगर आपके बायर को मालूम नहीं है कि आप जो माल जो आ रहा है वो किस टाइप का है। मान लो कि आपने यहां से कोई गेहूं एक्सपोर्ट किए, ठीक है, पर आपका बायर कंफ्यूज है कि ये जो गेहूं है वो किस टाइप के हैं। ठीक? अब क्योंकि गेहूं में क्या है, काफी सारी टाइप्स आती है। तो या फिर क्या होता है कि उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है इंपोर्ट क्लियरेंस करवाने के लिए। तो ये जो बिल ऑफ साइट है, तो उससे वो क्या है कि उस माल की समझ लो कि ये गेहूं है तो इसकी इंपोर्ट ड्यूटी जान सकता है, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी भर सकता है और उसको छुड़ा सकता है। ओके, देन आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जब आपका बायर आपसे क्रेडिट पे गुड्स मांग रहा है, मान लो ये जो गेहूं आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये आपका जो बायर है वो कह रहा है कि सर मैं गेहूं लेने के लिए तो तैयार हूं लेकिन मैं क्रेडिट पे लूंगा। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे क्या करते हो, जो आपको क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज इश्यू करना होता है। तो जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज इश्यू करते हैं तो ये जो आपका बायर है वो उसको साइन करके आपको वापस सेंड करेगा। ठीक, तो ये क्या है कि वन टाइप ऑफ आपका गारंटी पेपर हो जाता है कि इसमें सब मेंशन किया जाता है कि बायर आपको कितने दिन में आपका पेमेंट करेगा। ठीक, तो इसको क्या बैंक थ्रू निकाला जा सकता है, इसके बारे में आगे हम काफी डिटेल में सीखने वाले हैं। देन आता है आपका बिल ऑफ एंट्री। तो जब आप कोई गुड्स इंपोर्ट करते हो तब आपके एक्सपोर्टर ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजे हैं उसके साथ आपको बिल ऑफ एंट्री का फॉर्म भर के अटैच करना होता है आपके माल का कस्टम क्लियरेंस करवाने के लिए। ओके, देन आता है आपका वेयरहाउस रिसिप्ट। तो मान लो कि आपने कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करवाई है, अब उस प्रोडक्ट का जो बायर है यहाँ इंडिया में, उसको ये प्रोडक्ट 10 दिन के बाद चाहिए। ये कह रहा है कि भाई गुड्स तो आपका आ गया लेकिन मैं यहाँ पे हूँ नहीं, ठीक है, मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ या बाहर हूँ, तो मुझे 10 दिन के बाद आप गुड्स डिलीवर कर दो। ओके, सो अभी ऐसे टाइम पे आप अपनी प्रोडक्ट को रखने के लिए हमारे जो गवर्नमेंट का वेयर हाउस होता है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जब फिर आपकी प्रोडक्ट वेयर हाउस से निकालोगे तब आपको इसके रिसिप्ट की जरूरत पड़ेगी। यानी आपने जो गुड्स इंपोर्ट किया है उसको सबसे पहले आपने वेयर हाउस में रख दिया, फिर 10 दिन के बाद उस गुड्स को निकाला और आपके यहाँ का जो इंडिया का जो आपका परचेजर है, जो आपका बायर है, उसको सेंड कर दिया। तो ये गुड्स जब आप रखोगे
तो इसके बाद जब आप निकालोगे तो उसके लिए यहाँ से जो रिसिप्ट मिली होगी तो उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये जो पूरी प्रोसीजर है उसके बारे में हम आगे पूरे डिटेल में सीखेंगे। देन आता है आपका फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट, पीएससी। अभी फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट का मेन पर्पस आपके गुड्स को क्या होता है, कीड़े मकोड़ों से बचाना है या फिर कोई बैक्टीरियल फंगस से बचाना होता है। इसमें क्या होता है कि जब आप कोई भी गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए कोई खाली कंटेनर मंगाते हो तो उस कंटेनर को सैनिटाइज करवाना होता है, क्योंकि किसी को पता नहीं कि इस कंटेनर में लास्ट कौन सी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुई थी या इंपोर्ट हुई थी। ओके, और कब हुई थी पता नहीं है, कंटेनर कितने टाइम से कंटेनर यार्ड में पड़ा है। अभी मान लो कि लास्ट इसमें गेहूं रखे गए थे, तो अगर उस टाइम पे उसमें कोई कीड़े होंगे तो वो आपकी प्रोडक्ट को भी बिगाड़ सकते हैं। ओके, या फिर ये कीड़े या फंगस किसी और कंट्री में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका कंटेनर होता है उसका ये जो जो फ्लोरिंग है, ठीक है, ये वाला जो नीचे का फ्लोरिंग होता है वो वुडन का होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कंटेनर को सैनिटाइज करवाना कंपलसरी है, खास करके जब आप कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका सर्टिफिकेट आपको एनपीपीओ, ठीक है, एनपीपीओ, एनपीपीओ, ठीक है, इंटरनेशनली नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर इशू करते हैं। इनका कोई ऑफिसर आएगा और आपके कंटेनर और गुड्स को चेक करके आपको ये सर्टिफिकेट देगा। इसमें ज्यादा कोई खर्चा होता नहीं है और ये सारी चीजें आपको आपका सीएचए करके देता है। ठीक। देन आता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। तो अब आप जितनी भी बार एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करेंगे उतनी बार आपको आपके गुड्स का इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा। देन आता है आपका लेटर ऑफ क्रेडिट। तो देखिए ये वन टाइप ऑफ बैंक ड्राफ्ट होता है, तो अगर आपने एलसी में डील की होगी तो आपको ये भी बताना पड़ेगा। ओके, तो जब हमारी सारी पेमेंट टर्म्स के बारे में हम सीखेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। देन आता है आपका आरसीएमसी सर्टिफिकेट। ओके, तो ये आपको आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से मिलता है, जिसके बारे में अभी हम आगे जानने वाले हैं। ओके, तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में आगे हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानेंगे। अभी क्या है कि आपको एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बता दिया कि ये ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं। ओके, तो और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको हम बनाना भी सीखेंगे।